आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गजा और लेबनान को लेकर फ्रांस, इटली और स्पेन ने लगाई इसराइल की क्लास। निकारागुआ ने भी इसराइल से रिश्ते तोड़े। मुस्लिम नौजवानों के सपोर्ट में सड़कों पर उतरा हुजूम। हामियों ने सभी को रिहा करने की मांग की। AIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें। मोहम्मद सिराज को दी तेलंगाना हुकूमत ने नौकरी, सिराज को बनाया गया तेलंगाना का DSP। उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत बनाने का पेश किया दावा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपा MLS का सपोर्ट खत। बारामूला के MP इंजीनियर राशिद का बड़ा बयान, कहा नई हुकूमत जो भी अच्छा कदम उठाएगी हम उसका साथ देंगे। मुल्क भर में धूमधाम से मनाया गया दशहरे का त्योहार। सदर हिंद वजीर आजम मोदी, बॉलीवुड सितारों ने रावण दहन देखा। नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को CM ओहदे का लेंगे हलफ। PM मोदी समेत BJP के दूसरे दिग्गज रहेंगे मौजूद। लेबनान और फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की जालिमाना कार्रवाइयों ने हदें पार कर दी हैं। इजराइल के बेरहम रवैये के चलते अब यूरोप भी उस पर बुरी तरह भड़क उठा है। दरअसल यूरोपीय मुल्क फ्रांस, इटली और स्पेन ने इजराइल की मुखालिफत में उतरते हुए उसकी कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की है। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल अमेरिका के मुल्क निकारागुआ ने भी इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उससे सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं, जिसके बाद नेतन्याहू बुरी तरह बौखला उठा है। इजरायली फौज की जुल्मी कार्रवाइयों से न सिर्फ आम शहरियों की जिंदगी मुतासिर हुई है, बल्कि अब तो गजा, लेबनान में तैनात पीस कीपिंग फोर्सेस को भी निशाना बनाया जा रहा है। सदर्न लेबनान में तैनात यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस के हेडक्वार्टर को 48 घंटों में 2 बार इजरायली फौज ने निशाना बनाया है, जिसके बाद UN समेत पूरे यूरोप में इजराइल की सख्त मजम्मत हो रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक साइप्रस में MED9 के नाम से मुनक्किद हुए समिट के दौरान फ्रांस, इटली और स्पेन ने मिडिल ईस्ट तनाज़े को लेकर इजराइल पर जमकर तनकीद की है। समिट के दौरान फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने नेतन्याहू पर भड़कते हुए गजा और लेबनान में सीज़फायर के लिए इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर फौरन रोक लगाने की अपील की है। समिट में मौजूद इटालियन PM जॉर्जिया मेलोनी ने भी गजा, लेबनान में जारी इजरायली जारहियत की सख्त मजम्मत की है। साथ ही लेबनान में UN पीस कीपिंग फोर्सेस पर फायरिंग को लेकर भी इजराइल को आड़े हाथों लिया है। वहीं स्पेन के PM पेड्रो सांचेज ने लेबनान और गजा में इजरायली जुर्मों को नाकाबिले माफी और नाकाबिले कबूल बताया है। इसी सिमत में सेंट्रल अमेरिका के मुल्क निकारागुआ ने भी इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। प्रेस TV के मुताबिक निकारागुआ हुकूमत ने कहा है कि वो गजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारी नस्लकुशी को लेकर इजराइल के साथ सिफारती रिश्तों को तोड़ रही है। निकारागुआ की नायब सदर रोसारियो मुरिला ने गुज़िश्ता जुम्मे को नेशनल मीडिया में इस कदम का ऐलान किया है। इजराइल अपनी जालिमाना पॉलिसियों के चलते बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। एक वक्त पहले जो उसके दोस्त थे वो भी अब उसके खिलाफ हो गए हैं। हैरत की बात तो ये है कि इजराइल के जुल्म यूरोप और निकारागुआ जैसे गैर मुस्लिम ममालिक को नजर आ रहे हैं, लेकिन नाम निहाद अरब ममालिक सिर्फ तमाशाई बने अमेरिका और इजराइल से अपने ताल्लुकात मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र रियासत के लातूर जिले में पिछले 4 साल से जेल में बंद UAPA के तहत मुस्लिम नौजवानों के सपोर्ट पे सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे हैं और एहतजाज कर रहे हैं और सभी मुस्लिम नौजवानों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 साल से जेल में बंद अतहर खान की मां का बयान देते हुए दर्द छलका है। उन्होंने सैकड़ों लोगों को खिताब करते हुए कहा कि अगर आज महात्मा गांधी जी जिंदा होते तो ये लोग उन पर भी UAPA लगा देते। वहीं दूसरी तरफ UAPA के तहत गिरफ्तार शादाब खान के बुजुर्ग वालिद ने भी जोरदार तकरीर दी और बोले कि मरकजी हुकूमत तो जुल्म करेगी, लेकिन जुल्म करने वाली हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन उसका भी खात्मा जरूर होगा। इसी दरमियान दीपांकर भट्टाचार्य का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि
जेलों में बंद मुस्लिम नौजवान हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारा मुल्क गजा की तरह खुली जेल बन चुका है। हम बहुत ही साधारण फैमिली से आते हैं और हमें स्कूल में किताबों में पढ़ाया गया था कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ और उनके कानूनों के खिलाफ अलग अलग समय पर आंदोलन किए। इसी तरह का जिसके लिए उन्हें बार बार जेल जाना पड़ा। इसी तरह का एक काले कानून का विरोध करते हुए अतहर और उसके सभी साथी पिछले 4.5 सालों से जेल में हैं। मुझे यकीन है कि अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो CAA, NRC जैसे देश को बांटने वाले कानून के लिए उठ खड़े होते और उन्हें भी जेल में डाल दिया जाता, जैसे इन लोगों को 4.5 साल से UAPA के तहत जेल में डाला गया है। और हमें हिम्मत और सब्र के साथ इसको लेना है और इसकी लड़ाई लड़नी है। जो हमारे बच्चों के साथ ये जालिम सरकार जुल्म कर रही है, उसके खिलाफ एक आवाज उठाने की कोशिश करी है। इसलिए मैं आप सब लोगों का जो आपने कीमती टाइम दिया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करने के लिए कहा है और कहा है कि अल्लाह फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद करेगा। और मुझे यकीन है कि हम और आप अपनी जिंदगी में फिलिस्तीनियों की कामयाबी को देखेंगे। और महात्मा गांधी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने एक रोज कहा था कि फिलिस्तीन अरबों के लिए है, मगर आज हमारी हुकूमत की पॉलिसी क्या है आप लोग देख रहे हैं। क्या आपने देखा नहीं कि फिलिस्तीन में 70% लोगों के घर बर्बाद कर दिए गए हैं। इजराइल के PM नेतन्याहू ने 21 लाख की आबादी में फिलिस्तीन के लोगों के घर छीन लिए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन अल-अक्सा मस्जिद आज़ाद होगी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेज गेंदबाज को तेलंगाना का DSP मुकर्रर किया गया है। आपको बता दें कि अब तक खिलाड़ी की तरफ से इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल मालूमात नहीं दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जुम्मे के दिन तकरीबन 5 बजे तेलंगाना पुलिस की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें मोहम्मद सिराज को DSP बनाए जाने की मालूमात दी गई थी। हालांकि कुछ समय बाद ही इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। इसमें मोहम्मद सिराज को तेलंगाना पुलिस के आला अफसरान के साथ देखा जा सकता है। इसमें तेलंगाना पुलिस की तरफ से लिखा गया कि इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को तेलंगाना का DSP मुकर्रर किया गया है। वे इस नए किरदार के साथ कई लोगों को मुतासिर करते हुए अपना क्रिकेट करियर जारी रखेंगे। हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप विनर बनाने वाली टीम का हिस्सा रहे मोहम्मद सिराज को आखिरी बार बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दरमियान खेलते हुए देखा गया था। इस दरमियान उन्होंने दोनों टेस्ट मुकाबलों में 4 विकेट चटकाए थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला के MP शेख अब्दुल राशिद का बयान सामने आया है। बता दें, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत जो भी अच्छा कदम उठाएगी हम उसका सपोर्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि नई हुकूमत कामयाब हो। हम दुआ करेंगे कि अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए हैं वो पूरा करें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुसीबतें बहुत देखी हैं और हम दुआ करेंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए वो पूरे करें। हालांकि हमें उनकी नीयत पर कोई भरोसा नहीं, वो दिन में 10 बार तंत्र बदलते हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि वो जो अपने वादे किए हैं, चाहे 200 यूनिट बिजली का हो, 370 पर उन्हें यूटर्न लिया ही। और मोदी जी से भी गुजारिश करेंगे कि वो उमर अब्दुल्ला साहब को, जो भी सरकार बने, उनको खुलूस दिल के साथ अपना ताउन देने। कोई बात नहीं, हम कहीं भी जाएं, हम लोगों के दिलों में बसते हैं। हम लोगों का काम करेंगे, चाहे मैं यहाँ रहूँ, जेल में रहूँ, आपको उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। जम्मू कश्मीर को 10 साल बाद नया वजीर आला मिलने जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने गुज़िश्ता रोज LG मनोज सिन्हा को 55 MLAs का हिमायत का खत सौंप दिया है।
जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ने जुमेरात के दिन उमर अब्दुल्ला को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुना था। साथ ही आपको ये भी मालूमात दे दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए असेंबली इंतखाबातों में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटों पर जीत मिली है। वहीं उनके अलायंस कांग्रेस को करीब 6 और मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी को 1 सीट मिली है। उमर अब्दुल्ला ने लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुने जाने के बाद कहा था कि जो भी फैसला लिया गया है उसके बारे में सभी को मालूमात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई थी। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपना लीडर तय कर लिया है। मैं इसके लिए एनसी के सभी एमएलएस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे हुकूमत बनाने का दावा पेश करने का मौका दिया। हरियाणा के अगले वजीर आला के तौर पर नायब सिंह सैनी अब 17 अक्टूबर को हलफ लेंगे। पहले 15 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन इसमें फिर बदलाव किया गया। 17 अक्टूबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े आला अफसरान मौजूद होंगे। बीजेपी रियासतों के बुजुर्ग आला भी हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होंगे। नायब सिंह की हल्फ बर्दारी तकरीब पंचकुला में होगी। इसके लिए 10 बजे का वक्त तय किया गया है। हरियाणा के नए वजीर आला नायब सिंह सैनी की हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए जिले सतह की कमेटी तैयारियों में जुटी हुई है। मार्च में साबिक वजीर आला मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद नायब सिंह सैनी ने ये ओहदा संभाला था। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले नायब सिंह सैनी की नियुक्ति ने सूबे की सियासत में नया मोड़ ला दिया था। नायब सिंह सैनी के ओबीसी तबके से होने के चलते बीजेपी ने सूबे में सियासी समीकरणों का ख्याल रखा है। इस हफ्ते नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अन्य सीनियर लीडरान से मुलाकात की थी। इसके अलावा उन्होंने मरकजी वजीर और हरियाणा के इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की थी। एयर ट्रैवल पर रवाना होने से पहले प्लेन की सही तरीके से तफ्तीश की जाती है। इसके बाद भी कई ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जब लोगों की जान पर बन आती है। ऐसी मुश्किल घड़ी में पायलट के सब्र और उसकी सूझबूझ का इम्तिहान होता है। मुश्किल हालातों में ही पायलट और क्रू मेंबर की काबिलियत के बारे में पता चलता है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर जुम्मे के शाम को एयर इंडिया की फ्लाइट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तिरुचिरापल्ली से शारजा जाने वाली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही प्लेन में तकनीकी खराबी की बात सामने आई। प्लेन के पहिए में खराबी का पता चलने के बाद में पायलट के साथ में एयरपोर्ट पर तैनात सभी आला अफसरान में हड़कंप मच गया। पूरी त्रिची एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, फायर ब्रिगेड के साथ साथ एम्बुलेंस को भी किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैनात किया गया। प्लेन को उतारने में बेली लैंडिंग की भी बात सामने आ रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट 140 लोगों को लेकर त्रिची के शारजा जा रही थी। इस दरमियान पायलट को इस बात की इत्तला मिली कि प्लेन का हाइड्रोलिक फेल हो गया है। इसकी वजह से प्लेन की सेफ लैंडिंग करवा पाना आसान नहीं था। अगर प्लेन को ऐसे में लैंड किया जाता तो उसमें इस बात का डर था कि कहीं आग न लग जाए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट पर रात अफरा तफरी मची रही। प्लेन करीब 2 घंटे तक टेक ऑफ के बाद शहर के ऊपर मंडराता रहा। हालांकि प्लेन की महफूज लैंडिंग हो गई। पायलट और क्रू मेंबरान ने समझदारी से काम किया और सभी पैसेंजर को संभालते हुए सेफ लैंडिंग कराई। जनसत्ता दल के सत्र और यूपी के कुंडा से एमएलए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने बाहुबली अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि राजा भैया का खौफ इतना है कि जिस सीट से वे इंतखाबात लड़ते हैं वहां से उनके आगे कोई भी दावेदार खड़ा नहीं होता है। यही वजह है कि आज तक कई सालों से राजा भैया को कुंडा सीट से कोई हरा नहीं पाया है। आज बात इंतखाब की नहीं है, आज बात उनकी कई वक्त से मुतनाज़ा जमीन की हो रही है।
जनसत्ता दल के सदर और यूपी के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की बीवी भानवी सिंह के नाम पर खरीदी गई जमीन को नैनीताल इंतजामिया ने आखिरकार अपने कब्जे में ले लिया है। कैची धाम के पास बने इस जमीन को लेकर लंबे समय से कानूनी तनाजा चल रहा था। इंतजामिया ने कार्यवाही करते हुए अब इस जमीन को हुकूमत के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार आपको ये भी बता दें कि ये ज़मीन नैनीताल में नीम करोली बाबा कैचीधाम के पास है। ये 27 नाली ज़मीन राजा भैया की बीबी भानवी के नाम पर साल 2007 में खरीदी गई थी। आपको ये भी बता दें कि नाली उत्तराखंड और हिमालयी इलाकों में इस्तेमाल की जाने वाली एक ज़मीनी यूनिट है। ये ज़मीन लंबे समय से तनाज़े का हिस्सा रही थी। ये मामला रेवेन्यू बोर्ड और कमिश्नर कोर्ट में पेंडिंग था। रेवेन्यू और कमिश्नर कोर्ट में चल रहे मामलों में राजा भैया के हक में फैसला नहीं आने के बाद इंतजामिया ने इस जमीन को सरकारी कब्जे में लेने का अमल शुरू किया था। पिछले कुछ समय से इसको लेकर कार्रवाई चल रही थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। ये जमीन नैनीताल जिले के कैचीधाम के पास वाक़े है, जिसे राजा भैया की पत्नी के नाम साल 2007 में खरीदा गया था। आपको ये भी बता दें कि अदालतों में मामलों के पेंडिंग रहने की वजह से इस पर कानूनी कार्यवाही की गई। इंतजामिया के जरिए ज़मीन को हुकूमत के ज़ेरे अमल करने की कोशिश के तहत अब इसे कब्जे में ले लिया गया है। इस ज़मीन का तनाज़ा रेवेन्यू बोर्ड और कमिश्नर कोर्ट में बहुत पहले से चल रहा था। इन दोनों ही कोर्ट से उसके हक में फैसला नहीं आया, जिसके बाद कुछ वक्त पहले से इस ज़मीन को हुकूमत में शामिल करने की कार्रवाई चल रही थी, जो अब पूरी कर ली गई है। मुल्क भर में अच्छाई पर बुराई की जीत का पैगाम देने वाले त्योहार यानी कि दशहरे को धूमधाम से मनाया गया। दशहरे के मौके पर रामलीलाओं में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली की रामलीलाओं में सदरे हिंद, पीएम मोदी और राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े लीडर मौजूद रहे। इसके साथ ही दिल्ली में बॉलीवुड के कई सितारों ने भी शिरकत की। दिल्ली में अलग अलग प्रोग्राम्स में सदरे हिंद द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी, एक्टर अजय देवगन और एक्ट्रेस करीना कपूर मौजूद रहीं। दिल्ली में सबसे फेमस लाल किला मैदान पर मुनक्किद रामलीला को माना जाता है। इस बार 211 फीट ऊंचा रावण का पुतला जलाया गया। इस पुतले को बनाने में करीब 30 लाख रुपए का खर्च आया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।